आज साइंस की क्लास लगी थी तुम लोगों की? कैसे लगे? मस्त है। क्या बोल रही है? पहले वाले छोटे हैं? अच्छा। छोट कौन पहले वाले अभी वाले? आज जो आए थे साइंस के टीचर सही थे क्या? तो मंडे से इनकी क्लास लगेगी। केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे भी इनकी क्या, हमें ये पता नहीं था कि बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया सिलेबस। केमिस्ट्री फिजिक्स यही सर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स जो आ जाए थे ना, यही पढ़ाते हैं। वहाँ वाले सेंटर पे यही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, और बायोलॉजी वो सर पढ़ाते हैं। हैं? क्या बोल रहा है? कुछ बायोलॉजी में रह गया क्या? क्या रह गया? रोग नहीं क्या है? डिजीज नहीं हुई क्या? और कौन सा रह गया? ये बोला बहुत कुछ रह गया, तो बोल रहा है बस यही रहा है। बॉटनी नहीं आती कंपटीशन में, जूलॉजी आती है। अरे रुक, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं पड़ेगा तुम्हें, वो रोग में जाएगा। वो रोग क्या? अरे नहीं पढ़ाएंगे सब। देख सुन, अरे सुन तो ले, मैं बताऊं ना तुम्हें, एक्चुअली बात बताऊं। साइंस है ना, साइंस एक बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। साइंस में बहुत कुछ चीजें आती है। तुम टॉपिक लो ना, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक के नाम रहते हैं सब सिलेबस में। भाई तुम्हारे ये टॉपिक रहेंगे। बायोलॉजी के दो पार्ट रहते हैं, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। जूलॉजी में मेनली हम सारे मनुष्य के बारे में जितनी चीजें वो सब पढ़ते हैं। बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में ज्यादा चीजें आती है ना, पेड़ पौधे के बारे में ज्यादा आती है। और रही बात ये बैक्टीरिया वगैरह इनकी, तो ये सर ने नहीं कराए तुम्हें? कोशिका पढ़ाई तब नहीं कराई क्या? नहीं पढ़ाई कोशिका? तो कोशिका पढ़ाएंगे तब करा देंगे बैक्टीरिया वगैरह। आनुवंशिकता भी नहीं करवाई? क्या तुम्हारे आनुवंशिकता बाकी है, रोग बाकी है, कोशिका बाकी है, और इकोलॉजी, इकोलॉजी और एक तू साइंस पढ़ के आए थे, साइंस की झाड़ेगी क्या इसमें? सारे जूलॉजी के अंदर आते हैं। हाँ, इकोलॉजी इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। मैंने बोल दिया ना हिंदी में। हाँ, आप ऐसा कौन जाना फुटबॉल? लो इधर देखो, हमने पुर्तगाल कंप्लीट कर लिया था। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम पढ़ रहे थे, इसमें पुर्तगाली पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे उसके बाद जो आए थे ना कंपनीज डच, वो। बट उससे पहले अपन जो पुर्तगाल का पढ़ा था उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ना। देखो, हमने देखा था कि पुर्तगाल पहली यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में आई थी। उसका पहला जो व्यक्ति था जो भारत में आया था वो था वास्को डिगामा, जो 1498 में भारत में आया था। भारत में केरल के काली तट बंदरगाह पर आया था। गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मलिक, वो उसको भारत में लेकर आया था। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, केवल मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आनी चाहिए यहां से। तो गुजरात का व्यापारी था अब्दुल मलिक, वो उसको अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से कहां लेके आया था? केरल के तट पर कालीकट नाम का बंदरगाह था वहां पर। कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। हालांकि वो उसके गिफ्टों से खुश नहीं हुआ था, नाराज था रहा था, लेकिन फिर भी उसको उसने वहां पर व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। और इस व्यापार से वास्को डिगामा को 60 गुना फायदा हुआ था। ये तो पहला यात्री था पुर्तगाली। वास्को डिगामा के बाद जो दूसरा यात्री आया था वो कौन था? उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वो दूसरा, अजय खड़ा हो, बाहर जा क्लास से, खड़ा हो जा, क्लास के बाहर जा। दूसरा जो पुर्तगाली यात्री था वो था पेड्रा अल्वारेज कैब्राल, वो दूसरा यात्री आया था। लेकिन क्या था कि पुर्तगालियों को यहाँ पर व्यापार करने में दिक्कत आने लग गई थी कि टैक्स बढ़ा देता राजा, पैसे नहीं देते या सामान ढंग से नहीं देते। तो एक तो उन्होंने गवर्नर बनाया था। गवर्नर से पहले वो क्या करते थे? पहले पुर्तगाल से आते, सामान खरीदते, वापस जाते, फिर आते, सामान खरीदते, फिर वापस जाते। तो उन्होंने सोचा यार अपन ऐसा करते हैं, अपनी एक फैक्ट्री बना लेते हैं भारत में ही, कि वहां पर कुछ लोग रहेंगे, वहां से सामान खरीदेंगे, रखे रहेंगे अपने पास में, और हम जाएंगे लेकर वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी कोची, केरल में। कब बनाई थी? 1503 में। और 1505 में उन्होंने अपना गवर्नर नियुक्त किया था। और पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने अपना पहला गवर्नर नियुक्त किया था। उनका दूसरा गवर्नर था कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क।
वो दूसरा गवर्नर था पुर्तगालियों का। उसने 1509 में विजयनगर के कृष्णदेवराय से कहने पर बीजापुर पर अटैक किया और गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1510 में गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। और इसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही जो पुर्तगाली साम्राज्य इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। और भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य फैला हुआ था उसका क्या नाम था? एस्तादो दी इंडिया, ऐसा कहते थे पुर्तगाली साम्राज्य को। इसके बाद में 1530 के आसपास में जो पुर्तगाली गवर्नर होता निनो डी कूना, और निनो डी कूना ने गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। ये सब चीजें हमने वो देखी थी कि कैसे कैसे पुर्तगालियों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन हमने इसके बाद कारण देखे थे कि क्या कारण थे कि जिसकी वजह से पुर्तगाली यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं हो पाए। उसमें सबसे पहला कारण था कि जो अरब व्यापारी थे उनका विरोध कर रहे थे, उनको व्यापार स्थापित नहीं करने दे रहे थे। दूसरा, उनको ब्राजील में सोने की खानी मिल गई थी। तीसरा, पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। चौथा, जो अल्बुकर्क था वो पुर्तगालियों को भारत की महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। ये 4 बड़े कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगाली यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी पुर्तगालियों ने कुछ चीजें भारत को देके गए थे। जैसे पुर्तगालियों ने भारत में एक ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, नीले पानी की नीति, जिससे समुद्र पर अधिकार कर लिया था। एक उन्होंने कार्ड सिस्टम चलाया था कि आपको समुद्र में यात्रा करनी है तो हमारा कार्ड लेके जाना पड़ेगा, उसको कार्ड्स बोलते थे। इसके अलावा उन्होंने एक आर्मेडा प्रणाली चलाई थी कि समुद्र में कोई भी आदमी जाएगा तो हमारे काफिलों के साथ में जाएगा, वो आर्मेडा सिस्टम था। इसके अलावा उन्होंने भारत में बड़े जहाज निर्माण कार्य शुरू करवाए थे। भारत में उन्होंने 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने भारत में तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती, मिर्च की खेती का स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने भारत की स्थापत्य कला में एक शैली जोड़ी जिसको गौतिक शैली बोलते हैं। गौतिक शैली में क्या होता था? उसके मेहराब होते, नुकीले होते थे, छत ऊंची हुआ करती थी, सजावट बारीक होती थी। ये देन थी किनकी? पुर्तगालियों की। हम भारत में उन्होंने क्या क्या दिया था। आज हम पढ़ेंगे डच, जो कि इतना पढ़ा पुर्तगालियों में हमने, है ना। आज हम पढ़ेंगे डच, जो कि पुर्तगालियों के बाद में दूसरे कंपनी आई थी यूरोप से। इनके बारे में देखते हैं। डच कहां के निवासी हैं? पोलैंड के ना। पोलैंड एक देश पड़ता है, वहां के निवासियों को डच कहते हैं। डच जब पुर्तगाली आ गए थे यहां पर तो डचों को पता चला कि यार पुर्तगाली भारत में गए और व्यापार कर रहे हैं, हम पीछे को रहे हैं, हम भी चलेंगे वहां पर। 1596 में 1596 में डच से एक व्यक्ति आया भारत में और उसका नाम था कार्नेलियन डी हस्तमान। कार्नेलियन डी हस्तमान नाम का व्यक्ति था। वो पहली बार आया भारत में। कब? 1596 में। पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। पहला डच यात्री कौन है? कार्नेलियन डी हस्तमान। कब आया था? 1596 में। इसने देखा यहाँ का कि अच्छा व्यापार कर रहे हैं पुर्तगाली वगैरह भारत से। जब ये वापस गया डच वहां पोलैंड में, तब डचों को जाकर बोला कि अरे जाओ, पुर्तगाली गए भारत में, व्यापार करें, सारी काली मिर्च वो लेके चले जाएंगे, तुम ही जाओ, तुम ही लो काली मिर्च जाकर। जब डचों को ये पता चला कि पुर्तगाली भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं तो डचों ने सोचा कि हम भी व्यापार करते हैं। और इन्होंने 1602 में अपनी एक कंपनी बनाई। डचों ने 1602 में अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई 1602 में। ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया यूरोप से ईस्ट में पड़ता है, पूर्व दिशा में पड़ता है। जिसमें मान लो अगर हम इसकी बात करें कि ये पूरा वर्ल्ड है तो यहाँ पर यूरोप है और इसके पूर्व में पड़ता है क्या? इंडिया। तो इसलिए ईस्ट इंडिया नाम बोल दे। कोई भी कंपनी बनेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्या काम करेगी? ये काम करेगी कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे। ठीक है साहब, अब व्यापार करेंगे तो फैक्ट्री वैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो बताओ फैक्ट्री किधर लगाएं? कि हमसे पहले पुर्तगाली वहां चले गए हैं और उन पुर्तगालियों ने पूरे पश्चिमी तट पर अपना अधिकार कर रखा है और उन्होंने इस पश्चिमी तट पर एक पॉलिसी अपना रखी है, ब्लू वाटर पॉलिसी, कि यहां तो हम व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि इस पूरे तट पर पुर्तगालियों का राज है। यहां तो नहीं करेंगे तो कहां करें? जो पूर्वी तट बचा हुआ है, इस पूर्वी तट पर इनका राज नहीं है, हम व्यापार कर लेंगे पूर्वी तट पर, हमारी फैक्ट्री लगा लेंगे हम पूर्वी तट पर। कि ठीक है, वहां लगा लेंगे। पूर्वी तट पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई, जबकि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कहां लगी थी? कोची केरलो लगी थी। और जबकि डचों की 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगी है। लेकिन यह इनकी पहली फैक्ट्री थी है, लेकिन इनकी जो मुख्य फैक्ट्री थी वो इन्होंने बंगाल में लगाई थी। बंगाल में एक जगह पड़ती है चिंसुरा। ये चिंसुरा में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई
और ये चिंसुरा वाला ही इनका मुख्य केंद्र था। जिस प्रकार से पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र क्या था, गोवा, उसी प्रकार से जो डचों का मुख्य केंद्र था वो क्या था, चिंसुरा, और ये कहां पड़ता था, बंगाल में। डच अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, उसी बीच एक तीसरी शक्ति भारत में आती है जिसका नाम है अंग्रेज। अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों को एक बात क्लियर पता थी कि अगर मुझे भारत पर राज करना है तो मुझे बंगाल पर राज करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भारत का एकमात्र क्षेत्र बंगाल था जो सबसे धन धान्य वाला क्षेत्र था। सबसे पैसे टके वाले लोग कोई थे तो बंगाल थे। ये बंगाल की भूमि ऐसी थी, बंगाल की भूमि उपजाऊ भूमि थी, तो वहां के लोग बहुत पैसे टके वाले हुए हैं कि अगर मैंने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो मैं पूरे भारत पर राज करूंगा। अपन पढ़ेंगे अंग्रेजों का साम्राज्य, उन्होंने सारा फोकस बंगाल पर रखा था। यहां तक कि 1911 तक हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का पूरा ध्यान कहां था, बंगाल पर था। बंगाल पर करेंगे अधिकार तो पूरे भारत पर अधिकार कर पाएंगे। अच्छा, जब वो अंग्रेज आए तो बंगाल में पहले किसका राज है, डचों का, क्योंकि पुर्तगाली तो इधर आए नहीं, वो तो पश्चिमी तट पर रहे थे। डच इधर आ गए थे और डचों ने अपनी फैक्ट्री लगा दी बंगाल के चिंसुरा में। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से पहले यहां पर अधिकार हो रखा था डचों का, डचों ने अपना साम्राज्य यहां पर फैला रखा है, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज भी आएंगे, डच भी वहां पहले से, तो दोनों के बीच में युद्ध होना तय बात है। बात है 1759 की। 1759 को चिंसुरा के पास में एक जगह पड़ती है वेदरा, बंगाल में चिंसुरा के पास में एक जगह पड़ती है वेदरा, और इस वेदरा नामक जगह पर अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में युद्ध होता है जिसका नाम है वेदरा का युद्ध, डच वर्सेज अंग्रेज। कब हुआ था? 1759 में। इस युद्ध में जीत होती है अंग्रेजों की और डच इस युद्ध में हार जाते हैं। जब डच इस युद्ध में हारे तो डचों ने सोचा अब क्या किया जाए। डचों ने सोचा यार हम भारत में क्या लेने आए थे, कि व्यापार करने, किसका, मसालों का। अच्छा, अब भारत में हार गए अंग्रेजों के साथ तो यहां तो व्यापार कर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है, भारत जरूरी थोड़ी है, वो थोड़ा और आगे बढ़े। जिस देश को हम मसालों का देश कहा जाता है, जिस द्वीप को मसालों का द्वीप कहते हैं, वो उस जगह पर गए और उस जगह का नाम था इंडोनेशिया। कोई ना, इंडिया नहीं तो इंडोनेशिया सही, नाम तो सेम सेम सही है। तो वो इंडोनेशिया चले गए और इंडोनेशिया में जाकर उन्होंने अपना मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिया। और बेसिकली इंडोनेशिया ही जाना जाता है मसाला व्यापार के लिए, सबसे अच्छे मसाले मिलते हैं तो इंडोनेशिया मिलते हैं, इसे मसाला द्वीप या मसाला देश के नाम से जानते हैं। तो फिर बाद में फाइनली वेदरा के युद्ध के बाद में जब डच से हार गए थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने अपना व्यापार ही शिफ्ट कर लिया था भारत से, कहां पर, इंडोनेशिया में। लिखो एक बार इनको, हेडिंग लगा ली डच, लिखो। 1596 में कार्नेलियन डी हस्तमान, 1596 में कार्नेलियन डी हस्तमान, कार्नेलियन डी हस्तमान पहला डच यात्री, कार्नेलियन डी हस्तमान पहला डच यात्री, पहला डच यात्री भारत आया, पहला डच यात्री भारत आया, पहला डच यात्री भारत आया। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना हुई। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ना। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई।
लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1653 में इन्होंने चिनसूरा को 1653 में इन्होंने चिनसूरा को, चिनसूरा कहां पड़ता है? बंगाल, है ना। चिनसूरा को अपना मुख्य केंद्र बनाया, चिनसूरा को अपना मुख्य केंद्र बनाया, अपना मुख्य केंद्र बनाया। हेडिंग लगाओ, वेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ वेदरा, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759, ब्रैकेट में लिख लो 1759, 1759 किस किस के बीच में हुआ था? डच वर्सेज अंग्रेज, ऐसे कैसे लिख लो, डच वर्सेज अंग्रेज, डच वर्सेज अंग्रेज, डच वर्सेज अंग्रेज। अच्छा, जीत किसकी हुई थी इसमें? अंग्रेजों की ना, तो अंग्रेजों के नीचे लिख लो जीत, अंग्रेजों के नीचे लिख लो जीत। देखो इस युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था ना, वो बड़ा बेहतरीन सेनापति था, कमांडर बहुत शानदार था अंग्रेजों का। और जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज सेनापति था इसमें रॉबर्ट क्लाइव, लिख लो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज कमांडर, इंग्लिश कमांडर ना, रॉबर्ट क्लाइव। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखा हो नहीं, रुको। डच वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों के नीचे लिख लो जीत और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, लिख लिया यहां तक। लिखो नेक्स्ट लाइन से। डच यह युद्ध हारने के बाद, डच यह युद्ध हारने के बाद, हारने के बाद इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ मसालों का व्यापार किया, मसालों का व्यापार किया। मसालों का व्यापार किया, ये हमने डच पढ़ ली। हमने देखा था कि भारत में कौन कौन से आ रहे थे, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, तीसरे नंबर पर कौन आए थे? अंग्रेज। जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ गया है कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, अंग्रेज किस प्रकार से अपना साम्राज्य फैलाएंगे कि बाद में 250 सालों तक इन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, उस चीज को देखेंगे एक बार ना। हेडिंग लगाओ अंग्रेज, अंग्रेज। पहले पूरी कहानी देखेंगे, क्योंकि अगर बीच में कहानी का फ्लो टूटेगा तो फिर मजा नहीं आएगा कहानी सुनाने का भी ना। पहले इनका पूरा देखेंगे, मैं एक एक चीज लिखाऊंगा, पहले बोर्ड पे समझा दूंगा मैं, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तब सारे एक साथ लिखेंगे पर ना। पहले समझते हैं, देखो इनको हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पुर्तगीज कौन था ट्रेवलर? वास्को डी गामा। फर्स्ट डच ट्रेवलर कार्नेल डिएस्टमान। उसी प्रकार से डच आए थे 1596 में, डचों के 3 साल बाद 1599 में पहला कोई अंग्रेज यात्री आया था, तो उसका नाम था जॉन मिडेन हॉल। जॉन मिडेन हॉल नाम का अंग्रेज यात्री पहली बार भारत में आया था और यहां से कुछ व्यापार करके गया मसालों का। जब यहां से व्यापार करके गया और अंग्रेज ब्रिटेन में वापस गया, इंग्लैंड वापस गया, और वहां जाकर बोलता है अंग्रेजों को कि अरे जाओ, भारत में पुर्तगाली और डच आ गए, व्यापार कर रहे हैं, सारी काली मिर्च सारा सोना वहां से लेकर चले जाएंगे, हमारी क्या हाथ आएगा? कि ठीक है, करते हैं व्यापार। व्यापार करने के लिए इनको पहले कंपनी बनानी पड़ेगी। भाई वहां पर व्यापार करने की कंपनी जाएगी बन के, तभी तो व्यापार करेंगे। कंपनी कब बनाए? अंग्रेजों का जो त्योहार होता है न्यू ईयर के पहले दिन 31 दिसंबर को पार्टी चल रही थी, चलती है आजकल, नए साल से एक दिन पहले पार्टी करते हैं लोग बाग। अंग्रेज से तो करनी थी। 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 को
न्यू ईयर की पार्टी चल की रात को ड्रिंक ड्रिंक कर रखी सभी ने। अब सोचा कि यार कंपनी बनाई जाए, कि हाँ बनाओ कंपनी, कि कंपनी का क्या नाम रखेंगे, कि कंपनी का नाम रखेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज भारत के साथ क्या करेगी, व्यापार। देखो पुर्तगालियों ने कंपनी बनाएगी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने बनाए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज बनाएंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे हम पढ़ेंगे फ्रांस बनाएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन हम कालांतर में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जब आगे और घटनाएं पढ़ेंगे, जब हम एक ही कंपनी को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जानेंगे, वो अंग्रेजों वाली रहेगी, क्योंकि बाद में अस्तित्व में केवल यही कंपनी रहती है। तो ये फेमस हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन बेसिकली सभी कंपनियों को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जानते थे। तो 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अच्छा, इसका पूरा नाम आता है, इसका अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूरा नाम है, फुल नेम है इसका, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन टू ट्रेड्स इनटू ईस्ट इंडिया। इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको मर्चेंट एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब होता है ऐसे व्यापारी जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको बोलते हैं एडवेंचर, है ना। तो मर्चेंट एडवेंचर बोलते हैं शॉर्ट में, या पूरा नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ऑफ ट्रेड्स इनटू ईस्ट इंडिया। लिखाएंगे ना, पूछता है, मैं लिखा दूंगा नाम इसका, और शॉर्ट में बोलते हैं मर्चेंट्स एडवेंचर्स। कंपनी बना ली साहब इन्होंने। अब कंपनी बना ली तो व्यापार करना है भारत में। इंग्लैंड का क्या सिस्टम था? इंग्लैंड में पहले राजतंत्र था, आज भी राजतंत्र ही है। इंग्लैंड में आज भी राजा का ही अधिकार रहता है। हालांकि वो अलग चीज है कि इंग्लैंड का भी एक संविधान है, और जो राजा रहता है वो भी उस संविधान के अंदर आता है, बट आज भी इंग्लैंड में राजतंत्र है ना, संविधानिक राजतंत्र है वहां पर इंग्लैंड में। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं रहा, पहले भी राजतंत्र था। तो वहां की एक रानी थी इंग्लैंड की, और उस रानी का नाम था एलिजाबेथ। रानी के पास गए वो ट्रेड की परमिशन लेने, क्योंकि अंग्रेजों को एक डर था कि यार चलो हम वहां चले जाएंगे व्यापार करने, तो हमारे बाद मान लो इंग्लैंड से कोई दूसरा भी आ गया तो व्यापार करने, कोई दूसरी कंपनी बना के व्यापार करने आ जाएगा, और आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, तो हमारे पास व्यापार डिवाइड हो जाएगा, और व्यापार डिवाइड हो जाएगा तो हमारे को लाभ कम मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा। तो अपन रानी के पास चलते हैं, गए एलिजाबेथ के पास। एलिजाबेथ को जाकर कहा कि महारानी, हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, और हमारी एक कंपनी है। कि कौन सी कंपनी? कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, मर्चेंट्स एडवेंचर्स कंपनी। कि ठीक है, तो क्या करूं? कि हम भारत में व्यापार करने जा रहे हैं, और हमें आपसे एक रिक्वेस्ट चाहिए। कि बोलो। कि भारत के साथ इंग्लैंड से कोई व्यापार करेगा ना, तो केवल हम ही करेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी। कोई दूसरा व्यक्ति ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना जाए, कोई दूसरा व्यक्ति ईस्ट इंडिया प्राइवेट सन्स कंपनी बना ले, और वो आकर व्यापार करने लग जाए, तो ऐसा मत करना, केवल हम ही व्यापार करेंगे भारत के साथ में। एलिजाबेथ मुस्कुराई उसकी तरफ। नो माय डियर, व्यापार करने का अधिकार सबके पास है। जो वहां जाएगा, जिसके पास होगी हिम्मत व्यापार करने की, व्यापार करेगा। मैं कैसे रोक सकती हूँ किसी को? ये तुम्हारा अधिकार थोड़ी, सब कर सकते हैं व्यापार, सबका अधिकार है। कि आपकी बात सही है महारानी, अधिकार सबका है, सब व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हम अभी स्टार्टिंग में व्यापार करने जा रहे हैं, और अगर हम स्टार्टिंग में व्यापार करने जाएंगे और यहां से भी कोई और जाएगा, तो व्यापार डिवाइड हो जाएगा हमारे बीच में। अगर मान लो हम 10 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, यहां से 5 बंदे और चले गए, तो 2-2 रुपए आएंगे हमारे हिस्से में, और हम ढंग से कमा नहीं पाएंगे। ऐसा उसने कन्विंस करने की कोशिश की अंग्रेजों ने रानी को, और रानी कन्विंस हुई कि ठीक है, डन, मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके 217 पार्टनर थे, शेयरधारक थे इसके 217, इस 217 शेयरधारक वाली कंपनी को मैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों का एग्रीमेंट करती हूं, कि 15 साल तक इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार करने के लिए नहीं आएगा। 15 सालों तक इंग्लैंड की तरफ से भारत में कोई व्यापार करेगा तो कौन करेगा? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। थैंक यू। 15 साल का उनको मिल गया ठेका कि 15 साल तक तुम ही करो। तो ये एलिजाबेथ का निधन हो गया, इसी दौरान एलिजाबेथ मर गई, लेकिन 15 साल जैसे पूरे होने में आए, कोई नया शासक बना था वहां पर, उसके पास वापस आए अंग्रेज। फिर उन अंग्रेजों ने आकर उनसे रिक्वेस्ट की कि सर वो कंपनी है। कि हाँ हाँ मुझे पता है, रानी ने आपको 15 साल का एग्रीमेंट कर रखा था, आपके साथ ठेका दे रखा था आपको, आप वो मर्चेंट्स कंपनी हो। कि हाँ हाँ थैंक यू आपने पहचान लिया। कि हाँ
बताओ क्या करना है कि सर वो थोड़ा सा लाइसेंस रिव्यू कर देते तो अच्छा रहता, वो 15 साल पूरे होने में आए। अच्छा, उससे राजा ने उनका लाइसेंस रिव्यू करके 20 साल का कर दिया कि अगले 20 सालों तक भारत के साथ इंग्लैंड की तरफ से केवल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, दूसरी नहीं करेगी। फिर 20 साल पूरे होने में आए, फिर राजा के पास गए कि किंग वो हम थोड़ी सी गिफ्ट लाए आपके लिए, एसी वैसी रखी है अंदर, थोड़ी बोतल वोतल भी रखी हुई है, तो वो लाइसेंस रिव्यू कर देते। ठीक है, अगले 20 साल तक फिर से 20-20 साल का वो उनसे ठेका लेते रहे कि भारत के साथ व्यापार 20-20 साल तक कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ये सारा सिलसिला चल रहा था 1853 तक। 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की तरफ से 20-20 साल का ठेका मिल रहा था भारत में व्यापार करने का। 1853 में क्या हुआ ऐसा, 1853 में अंग्रेजों को यह महसूस होने लग गया कि भारत की फिजाओं में क्रांति की बदबू आने लग गई, कि भारत के लोग अब इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ऐसी उनको भनक लग गई, और उनकी भनक सही भी थी। 1857 में क्रांति हुई थी हमारे। 57 की क्रांति के बाद में, मतलब 57 से पहले भारत में व्यापार कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और ताज का शासन आता है, क्राउन का शासन आता है। हम डायरेक्टली अधीन हो गए थे किसके, रानी के। अब हमारे पर राज कौन करेगी, रानी करेगी। तो यानी ये ट्रेड शुरू हुआ था 1605 से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा था। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ कि एक शासक हुआ था इंग्लैंड में, जेम्स प्रथम नाम का, जेम्स फर्स्ट नाम का एक शासक हुआ था ब्रिटेन में। देखो, यूरोप से जो हमारे साथ व्यापार करने आए थे ना, उनमें जो बणिया थे ना, बाणे बुद्धि का कोई आदमी था ना, वो अंग्रेज थे। और बणियों का व्यापार करने में क्या शानदार तरीका रहता है। बणिया ये बोलते हैं कि अगर वो कोई दुकान ओपन भी करते हैं ना, तो अगर दुकान 90 दिनों तक ओपन रही और 90 दिनों में केवल एक ग्राहक आए उनके पास, तब भी उनका बल्ले बल्ले है कि मैंने 90 दिन खुली रखी थी दुकान को, फिर भी मेरे पास एक ग्राहक आया है, 90 दिन और खुली रखूंगा 2 ग्राहक आएंगे। अलग ही सोचते हैं बढ़िया। वही दिमाग इनके पास था, अंग्रेजों के पास में। इन्होंने सोचा कि यार अगर भारत में व्यापार करना है तो मैं क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कि पहली तो अगर भारतीय व्यापार पे हमारी मोनोपोली होगी, हमारा एकाधिकार होगा, यानी केवल भारत के साथ हम ही व्यापार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मोनोपोली थी उनके पास में, 20-20 साल का उनको ठेका मिल रहा था, वही व्यापार कर रहे थे, तो एकाधिकार तो था ही सही। दूसरी क्या चीज थी कि अरे टैक्स वैक्स थोड़ा ठीक लग जाए, कि हम मान लो सामान खरीदते हैं तो हमारे पर टैक्स लगेगा, तो टैक्स थोड़ा ठीक ठाक लग जाए तो भी हमें फायदा रहे। अच्छा, टैक्स कौन लगाता है, राजा, जो बादशाह होगा उस क्षेत्र का, वो टैक्स लगाएगा। अच्छा, उस समय भारत का बादशाह कौन था, कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब तो अकबर था, लेकिन जब वो ये बातें सोच रहे थे कि यार टैक्स कम हो जाए, उस समय जो यहाँ का बादशाह था वो था जहांगीर। अब जहांगीर से तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते वो, तो कैसे करें, वापस गए किंग के पास में, और किंग को जाकर कहा, किंग यार थोड़ा सा मैं व्यापार करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या यार वो भारत में टैक्स वैक्स कम हो जाते तो ठीक रहता, कि टैक्स तो मैं कैसे कम कर सकता हूँ, वो जहांगीर है भारत का राजा, अगर उससे थोड़ी सी बात कर ले, तुम भी राजा हो वो भी राजा है, राजा राजा बात करेंगे तो हो सकता है कुछ बन जाए काम। कि डियर आपकी बात सही है, लेकिन मैं जहांगीर के बारे में कुछ जानता नहीं, उससे बात कैसे करूंगा, कि हम बताएंगे। तो बताओ कि पहली बात तो जहांगीर से कोई बात करने जाएगा ना, उसको फारसी आनी चाहिए, पर्शियन अच्छा बोलना वाला होना चाहिए, क्योंकि जहांगीर को केवल फारसी आती है, इसके अलावा कोई सी लैंग्वेज नहीं आती। हो सकता है अगर आप दुभाषिया भेजोगे, बीच में कन्वर्ट करने वाला भेजोगे तो समझ जाएगा, लेकिन जो दिल से दिल वाली बात है ना, वो तो सेम लैंग्वेज में आती है। मैं भी मारवाड़ी बोलूं और सामने वाला मारवाड़ी बोले तो हम अच्छे से घुल मिल सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सामने वाला मारवाड़ी बोल रहा है, बेचारे के उस पर ले नहीं पड़ेगी बात, चलो कन्वर्सेशन हो जाएगा, चलो बीच में एक तीसरे बंदे को खड़ा कर देंगे, मैं उसको इंग्लिश में समझा रहा हूं, वो उसको समझा रहा है, वो मारवाड़ी उसको बोल रहा है, वो मेरे को समझा रहा है, तो वो फीलिंग्स नहीं आती बात करने में, जो एक हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करने में आती है ना। सामने वाला भी फारसी बोले और मैं भी फारसी बोलूं कि ठीक है, और कि उसको दारू है भयंकर, जहांगीर दारूड़ा आदमी है, भयंकर दारू का नशा करता है। एक बात है कि कोई चित्रकार आया उसके पास में, जहांगीर के पास में, सिक्के बनाने, सिक्के ना, तो उसको आकर कहा कि बादशाह सिक्के बनाने, सिक्के पर आपकी फोटो लेनी है, तो बताओ किस पोज में आपकी फोटो खींचे जिसपे फोटो चिपका दें। तो जहांगीर कहा यार रुको रुको,
पेग वेग लेना हाथ में, उसने पेग लिया हाथ में और पेग यूं पकड़ के खड़ा, अब खींच, ये फोटो लगाना सिक्कों पर। यानी वो इतना दारूड़े आदमी था कि उसने हाथ में दारू का गिलास लेकर फोटो खिंचवाई है और उसको चिपकाया है, बनवाई है सिक्कों पर। ठीक है, थैंक यू। मुझे दो बात पता चली जहांगीर के बारे में, एक उसको फारसी आती है, दूसरा भयंकर दारूड़े आदमी है। यानी कि उसे वही बंदा बात कर सकता है जिसको फारसी आती हो, जिसको भयंकर दारू का शौक हो। अब ऐसा बंदा कौन है, सर्च करो। सर्च किया तो ऐसा एक बंदा मिला मैं इंग्लैंड में, और उस बंदे का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को फारसी भी आती थी और दारू का शौक भी था। भाई के तो मजे हो गए। इसको बुलाया जेम्स प्रथम ने कि हॉकिंस इधर आओ, तुम्हें भारत जाना है और भारत का बादशाह है जहांगीर, उसके साथ जाकर तुम्हें व्यापार की बात करनी है। ओके रुको, और यहां से तुम्हें अच्छी अच्छी वाइन लेके जानी है, उसके लिए वाइन का शौकीन बताया जहांगीर, तो आप उसके लिए दारू भी लेके जाओ। ठीक है, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा यार। मैं इंग्लैंड की तरफ से भारत के साथ व्यापार करने की बात करने जा रहा हूं, वो भी वहां के बादशाह के साथ, और उसके साथ बैठकर दारू पीने का मौका मिलेगा। ओ बल्ले बल्ले हो गई मार, तो ओ चले जाएंगे। हॉकिंस गया, आगरा में दरबार लगा होता जहांगीर का। हॉकिंस जाकर जहांगीर से बोलता है नमस्ते, हाय हेलो करता है, हाथ मिलाता है डायरेक्ट जहांगीर से आके। हमारे ये सिस्टम नहीं था, हम राजा से हाथ नहीं मिला सकते, हम राजा के सामने जाकर झुक के मुजरा करना पड़ता था हमें, तब जाकर राजा मानता था। उसने डायरेक्ट जाके हाथ मिलाया तो उसने और राजा के साथ मिला लिया, राजा के साथ मिला लिया। सब ये सोचे यार दरबारी तो चौंक गए कि अब इतने में जागीर ने भी हाथ मिलाया, वेलकम जेंटलमैन। जागीर में कितना गोरा आदमी है यार, और आगे से हाथ मिला रहा है, तुम्हें पीछे क्यों हटूं, उसने हाथ मिला लिया। इतने में हाथ मिलाते वो किसने बगल में कान में कादिर से कि सर वाइन, अच्छा अच्छा अच्छी वाली सर, मीठी वाली लेके आया हूँ, आप तो ये कचकड़ा पीते हो यहाँ पर छोटा सा, जीव बाढ़ता होगा वो तो, मेरी वाली पीना बड़े क्वालिटी वाली। अच्छा अच्छा बैठ बैठ, उसको साइड में बैठा एकदम अपने बगल में बैठा है बिल्कुल हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस उसको प्रभावित करने में कामयाब हो गया था, उसको मतलब इतना इंप्रेस कर दिया था कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को, कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बना दिया था। देखो मनसब एक पोस्ट होती है, मनसब मुगल राजा प्रत्येक अपने दरबारी को एक पद देते हैं जिसको बोलते हैं मनसब। जिसको ये प्राप्त होगा वो कहलाएगा मनसबदार। जैसे मान लो जिसको ठेका प्राप्त होता है क्या कहलाता है, ठेकेदार। जिसको थाना प्राप्त होता है क्या कहलाता है, थानादार। जिसको मनसब प्राप्त होता है क्या कहलाएगा, मनसबदार। मनसबदार में भी अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है। जैसे अपने यहाँ मास्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, तो कोई 3rd ग्रेड का होता है, कोई 2nd ग्रेड का, कोई 1st ग्रेड का, कोई लेक्चरर होगा। उसी प्रकार से मनसबदार में भी अलग अलग लेवल रहते हैं, कोई 1000 का मनसबदार, कोई 2000 का, कोई 3000 का, कोई 4000 का, कोई 5000 का। उसी प्रकार से इस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसबदार बनाया। खूब मतलब कि ये 1608 में आया था, 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस, और 1611 तक यहां रहा था, 3 सालों तक यहां रहा था। कौन, कैप्टन हॉकिंस। अच्छी दोस्ती हो गई दोनों के बीच में, दोनों डेली शाम को बैठ के पेग वेग बनाते, दारू वारू पीते, और डेली शाम को वो पूछता कैप्टन हॉकिंस कि सर वो थोड़ा सा मैं वो व्यापार की बात कर लेते अपन। तो जहांगीर बोलता अच्छा व्यापार सुबह करेंगे। जहांगीर को पता था क्या लेना आया था, जहांगीर लेकिन से व्यापार की बात करने में तैयार नहीं हो कि सुबह करेंगे व्यापार। व्यापार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, पेग वेग पियो, बनाओ दूसरा पेग फिर बनाया, फिर व्यापार की बात छेड़ दे। तीसरा पेग जब बना रहा था तब जहांगीर ने कहा तूने क्या सोचा, मेरे को चढ़ गई मिस्टर, जितना तू पीता है ना एक दिन में उतनी तुम्हें मैं पहले में छोड़ देता हूँ। अच्छा मतलब जिस दिन तू पीता है तुम्हें मैं पहले में छोड़ देता हूँ, तूने कैसे मेरे को चढ़ गई जाएगी। तीसरा पेग बना, चेस किया, फिर पिया दारू। भाई साहब मतलब कि 3 साल तक कैप्टन हॉकिंस उसके आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन जहांगीर उसको परमिशन नहीं दे रहा व्यापार करने की। 3 साल हो गए, परेशान हो गया, बापड़ा परेशान को वापस चला गया 1611 ईस्वी में, लेकिन ये व्यापार की अनुमति नहीं ले पाया। अंग्रेज हारने वाले नहीं थे, अंग्रेज बड़ी चालाक बुद्धि वाले आदमी थे। 1608 से 1611 तक तो ये रहा यहाँ पर, वापस चला गया, पार नहीं पड़ी इसकी। नेक्स्ट बंदे को भेजते हैं। जेम्स प्रथम ने पहले तो भेजा था कैप्टन हॉकिंस को 1608 में, अब 1611 तक रह गया, अनुमति नहीं ले पाया। अब एक और बंदा भेजे, उस बंदे का नाम था सर टॉमस रॉ। नाम सुना होगा तुमने से कईयों ने, सर टॉमस रॉ। इसको भेजा नेक्स्ट। यानी जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत भेजे थे। पहला कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611, दूसरा टॉमस रॉ 1615 ईस्वी में भेजा था, 1516 में ना। अच्छा जब टॉमस रॉ आ रहा था ना तब हॉकिंस ने एक बात कही कि यार मैं वहां जाके आया हूं, मैं तेरे को एक बात समझा देता हूं पहले कि हाँ
जहांगीर तो तेरे को आज दे परमिशन और ना कल दे, तो कि जहांगीर का एक बेटा है, कौन, खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, कि खुर्रम गुजरात में वहां का गवर्नर बना हुआ है। अगर तुझे परमिशन लेनी है तो शाहजहां के पास जा और शाहजहां को पटा, अगर शाहजहां पड़ जाएगा ना तो जहांगीर तो ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। ठीक है, क्या टैक्स, व्यापार की परमिशन तभी होगी जब टैक्स कम हो जाएंगे। भाई उनसे बात कर ली तो टैक्स भी कम हो जाएंगे। अब वहां गया, किसके पास में, शाहजहां के पास गया, कौन, सर टॉमस रो। 1615 से 16 के बीच की बात है ना, तब आया था सर टॉमस रो। शाहजहां के पास आया, शाहजहां कैसे मिला, शाहजहां के वहां आकर उसे मिला, उसको एफडीआई के फायदे बताए। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है ना, एफडीआई मतलब बाहर से कोई इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करिए कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आई थी, तो उसको एफडीआई के फायदे समझाए शाहजहां ने। जैसे उसको समझाए, शाहजहां को समझाया यार बात तो सही बोल रहा है यार तू, चल डन, मैं तेरे से तुम्हें अनुमति देता हूँ, परमिशन देता हूँ। उसने सिग्नेचर कर दी, अनुमति पत्र पर सिग्नेचर कर दी किसने, शाहजहां ने। शाहजहां कन्वर्ट हो गया था, लेकिन शाहजहां ने कहा यार एक बात और, मैंने तो परमिशन दे दी, लेकिन डैडी से और पूछना पड़ेगा, कि बादशाह तो डैडी है, उनके भी साइन लेने पड़ेंगे। तू अजमेर जा, 1616 में अजमेर में दरबार लगाया जहांगीर ने कि तू अजमेर जा, तेरे को डैडी अभी अजमेर मिलेंगे, और वहां से परमिशन लेके आ। फिर सर टॉमस रो बोला यही तो दिक्कत है, तेरा बाप तो नहीं दे रहा परमिशन यहाँ से व्यापार करने की, पहले उसके पास जाके आए थे, वो नाटक कर रहा है यार कि नहीं मैं मानता हूँ, मैंने साइन कर दिया ना, अब पापा मान जाएंगे, तुम जाके बस ये दिखा देना कागज उनको, और सुनो हाँ कि बोतल ले जाना पास, अरे वो तो लेके आए, हाँ बोतल अच्छी वाली लेके जाना, वो पीने का शौक है तो कर देंगे साइन। ठीक है, सर टॉमस रो गया अजमेर दरबार में और जहांगीर से मिलता है, और जहांगीर को जब वो शाहजहां का लेटर दिखाता है और जहांगीर देखता है कि शाहजहां ने साइन कर दिए है, तब जहांगीर भी सिग्नेचर कर देता है, और तब उन्होंने उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, वरना इजीली तो उनको व्यापार करने की अनुमति भी नहीं मिली थी अंग्रेजों को। कहां पर, भारत में, मतलब कि टैक्स कम कराने वाली। फिर अब कहां लगाएं, पहली फैक्ट्री हम कहां लगाएं, इधर देखें पूर्वी पश्चिमी तट पर पुर्तगाली फैले हुए, पूरी तट पर बात करें डच फैले हुए। भाई पहली फैक्ट्री लगाएं, स्थापित तो हैं एक बार, फिर इनसे युद्ध तो बाद में देख लेंगे, पहले कहीं तो टिके। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। कहां पर लगाई, सूरत में, 1608 में। सूरत में जैसे इन्होंने फैक्ट्री लगाई तो इस वाले तट पर किनका राज था, पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने भड़काना शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ सूरत के व्यापारियों को कि तुम्हें लूटने आए हैं और तुम्हें लूट के लेके जाएंगे यहां से। तो पुर्तगालियों के भड़काने पर सूरत के व्यापारियों ने अंग्रेजों का बहुत बुरा विरोध किया। जब अंग्रेजों ने विरोध किया, सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया, तो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री से विस्थापित कर ली और फिर चेन्नई में जाकर अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। अब ये जो घटनाएं थी इससे पहले कि हमने अभी जो पढ़ी सुनी, वो घटनाएं तो वो है कि अंग्रेज अपनी कंपनी कैसे स्थापित कर रहे हैं। पहले तो भारत के राजाओं के साथ निपटेंगे वो, अब स्थापित करने के बाद जो यहां पहले से हैं या जो अब आएंगे उनके साथ वो कैसे बिहेव करेंगे, उस चीजों को देखेंगे। तो एक बार इसको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, फिर आगे की कहानी अलग से शुरू करेंगे। लिखो, देखो 1599 में जॉन मिडेन हॉल नामक 1599 में जॉन मिडेन हॉल नामक पहला अंग्रेज यात्री भारत आया। पहला अंग्रेज यात्री भारत आया। पहला अंग्रेज यात्री भारत आया। लिखो नेक्स्ट लाइन से, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 में, ऐसे लिखना ना, 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जिसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी
नेक्स्ट टाइम लिखा पूरा नाम है ना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन ऑफ ट्रेड्स, या ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ये पूरा नाम इसका ना, हिंदी में लिखो किसको, इंग्लिश में मतलब है ना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन इंडिया। ये इसका एक और नाम था ना, मर्चेंट्स एडवेंचर, मर्चेंट एडवेंचर। इधर भी लिखो कि इंग्लिश में, क्या बोल रहा है, इतना लंबा ऑप्शन है। पूछ लेता है कभी भाई अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था, है ना। मर्चेंट एडवेंचर भी उसका पूरा नाम है, और ये बड़ा वाला भी पूरा नाम है ना, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्या कोई सा भी आ जाए ऑप्शन में टिक कर देना, लिखो तो दोनों ही, पूरा नाम लिख लो ना। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, या मर्चेंट एडवेंचर। क्या बोल रहा है, हैं? नहीं होगा याद, क्यों नहीं होगा याद है, बोलोगे तो जाए, हाँ ऑप्शन में तुक्का मार दोगे, पर याद भी करो तो अच्छी बात है ना। कहीं तुम ऐसे लोगों में बैठो जहाँ अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी पद वाले लोग बैठे हो, और कुछ ऐसी बात छिड़ जाए तो तुम्हें याद हो, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर कि यार बंदे को यार पूरी चीजें याद है, उसका एक अलग फर्क पड़ता है। लिख लिया, लिखो इस कंपनी के 217 इस कंपनी के 217 शेयर धारक थे। शेयर धारक होते हैं ना, शेयर खरीदते हैं ना, जैसे रिलायंस के शेयर खरीद लेते हैं, LIC के शेयर खरीदते हैं ना, वो शेयर खरीद रखे थे इस कंपनी के, 217 जने थे, वो 217 शेयर धारक थे, है ना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, महारानी एलिजाबेथ ने एलिजाबेथ फर्स्ट है ना, प्रथम वाली है, 2 एलिजाबेथ हुई थी, आगे जाके एलिजाबेथ सेकंड हुई थी, तो अभी हाल में उसकी डेथ हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। 15 वर्षों का एकाधिकार दिया, जिसे कालांतर में 20 सालों तक, जिसे कालांतर में 20 सालों तक बढ़ाया गया, जिसे कालांतर में 20 सालों तक बढ़ाया गया, 20 सालों तक बढ़ाया गया।
लिखो नेक्स्ट लाइन से, महाराजा जेम्स प्रथम ने, जेम्स फर्स्ट है ना, महाराजा जेम्स प्रथम ने मुगल बादशाह, महाराजा जेम्स प्रथम ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत भेजे, 2 राजदूत भेजे, दो राजदूत भेजे। पहले का नाम लिखो कैप्टन हॉकिंस, पहले का नाम लिखो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611, कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611। दूसरा लिखो सर टॉमस रॉ, सर टॉमस रॉ, सर टॉमस रॉ 1615 से 1616, सर टॉमस रॉ 1615 से 1616। लिखो इसमें कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस व्यापार की अनुमति लेने में, कैप्टन हॉकिंस व्यापार की अनुमति लेने में असफल रहा, व्यापार की अनुमति लेने में असफल रहा। लेकिन सर टॉमस रॉ ने, लेकिन सर टॉमस रॉ ने 10 जनवरी 1616 में, 10 जनवरी 1616 में अजमेर में, 10 जनवरी 1616 में अजमेर में, 1616 अजमेर में जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली, अजमेर में जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली, व्यापार की अनुमति ली। लिखो नेक्स्ट लाइन से, हालांकि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, हालांकि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया, कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया। $400 का मनसबदार बनाया। लिख लिया। देखो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, कहां खोली थी? सूरत में, और यह खोली थी 1608 में। खोल तो ली थी, परमिशन बाद में लेने गए थे, भाई टैक्स वैक्स कम हो जाएंगे परमिशन ले लेंगे, तो खोल तो ली थी, टैक्स की परमिशन लेने बाद में गए थे। लेकिन जब सूरत में खोला तो सूरत के व्यापारियों ने इस कंपनी का विरोध किया सूरत में। अच्छा, खोलने वाला कौन था? उस खोलने वाले बंदे का नाम था हेनरी मिडल्टन। हेनरी मिडल्टन नाम का बंदा था, उसने फर्स्ट इंग्लिश कंपनी एस्टेब्लिश की थी सूरत में 1608 में। अच्छा, अब इसका विरोध कर रहे थे कौन? सूरत के व्यापारी। किसके बहकावे में आकर? पुर्तगालियों के बहकावे में आकर, और सूरत के व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे। तो यहां पर ये ढंग से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। 1611 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1608 में यहां की थी। जब यहां सही ढंग से ये स्थापित नहीं कर पाए कंपनी को, तो 1611 में चले गए ये पूर्वी तट पर। देखो यहां पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। यहां पर फैले हुए थे डच। इधर पहले यहां पर प्रयास किया इन्होंने, तो यहां पर पुर्तगालियों ने की फैक्ट्री स्थापित नहीं होने दी। तो कोई बात नहीं, नाराज नहीं हुए बापड़े, इधर आ गए भाई, इधर खोल लेंगे, क्या करें, व्यापार तो करना है। इधर आकर इन्होंने वही फैक्ट्री खोली जहां पर डचों ने खोली थी। कहां खोली डचों ने? मसूलीपट्टनम में। इन्होंने भी 1611 में आकर मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोल ली, और ये ऐसे इनकी दूसरी फैक्ट्री हुई। लिखो एक बार इन दोनों को। थोड़ी लंबी कहानी आएगी ना, उस कहानी को पढ़ेंगे पहले पूरी को, टाइम तो है ना है?
लिखो, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की। 1608 में सूरत में स्थापित की, जिसका संस्थापक हेनरी मिडल्टन था। जिसका संस्थापक हेनरी मिडल्टन था। बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, हेनरी मिडल्टन। जिसका संस्थापक हेनरी मिडल्टन था। लिखो नेक्स्ट लाइन से, पुर्तगालियों ने सूरत के व्यापारियों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया। जिस कारण कंपनी सूरत में स्थापित नहीं हो पाई। जिस कारण कंपनी सूरत में स्थापित नहीं हो पाई। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में लगाई। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में लगाई। 1611 ईस्वी में लगाई, जो अंग्रेजों की पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री थी। जो अंग्रेजों की पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री थी। अब कुल मिला के वो जहांगीर से भी अनुमति ले लेते हैं व्यापार करने की। अब बाद में क्या करेंगे, वो अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों पर वहां से ये परमिशन लेंगे अलग अलग रियासत के राजाओं से कि हम तुम्हारे क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं क्या, हम तुम्हारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या। इस प्रकार से वो गोलकुंडा के शासक से लेंगे, वो बंगाल के शासक से लेंगे, वो मुगल बादशाह होगा 1707 में फर्रुखशियर, उससे भी अनुमति लेंगे। फर्रुखशियर से अनुमति कैसे लेते हैं उसकी तो एक अलग ही बात है, वो अपन जब फर्रुखशियर पढ़ेंगे उसके अभी आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे ना। आज के लिए इतना पढ़ते हैं क्योंकि आगे की जो चीज पढ़ेंगे वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, केवल मैं लिखाऊंगा समझा नहीं पाऊंगा तो मजा नहीं आएगा ना। बाकी का कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको।